नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पर कुछ ऑडियो लेक्चर डालने जा रहा हूं। ये ऑडियो लेक्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, माइलस्टोन हैं। इन्हें देखना बिल्कुल न भूलें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। भारत का संवैधानिक विकास दो बातों पर निर्भर करता है: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पारित अधिनियम हुए वो 1773 से लेके 1853 तक चले। फिर ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से लेके 1947 तक चले। कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने का प्रतिबंध लगा। ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को बांट दिया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गईं। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। प्रथम सदस्य के रूप में मैकाले को शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। 1853 के चार्टर द्वारा
विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद को बनाया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की अनुमति दी गई। अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें वायसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का भी अधिकार दिया गया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपीय पर भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांत में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इसमें वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया।
और दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द भी समाप्त कर दिया गया। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सबसे पहली बार मांग मई 1934 में रांची में स्वराज्य पार्टी द्वारा की गई। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन पर विचार M.N. राय ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार वर्ष 1935 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थीं। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। 296 सीटों में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित था। 235 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन बुलाए गए और कुल दिनों के हिसाब से अवधि देखें तो 165 दिन लगे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिम्हा राव यानी BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। उनके नाम इस प्रकार हैं: विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राव, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अमू स्वामीनाथन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में सम्मिलित किया गया था। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष का विवरण इस प्रकार है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार उप समिति बनी, जिसका अधिकार यानी अध्यक्ष जेबी कृपलानी थी। अल्पसंख्यक उप समिति बनी, इसके अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र एवं DP खेतान शामिल थे। बाद में इनमें BL मित्र के स्थान पर N माधवराव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर TT कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, KM मुंशी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान का स्रोत। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए। अमेरिका संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना,
आदि ग्रहण की गई हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया। मूल कर्तव्यों तथा प्रस्तावना में न्याय के आदर्श को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया।